जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं थर्ड क्लास ऑफ जीएसटी कोर्स के अंदर। अभी तक हमने 2 क्लासेस की है जिसके अंदर दोस्तों हमने सीखा बेसिक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड बेसिक ऑफ जीएसटी कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स में क्या टैक्स स्ट्रक्चर होता था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी को लाना पड़ा। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ टैक्सेशन के अंदर जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। प्रॉब्लम सबको पता चल चुकी थी। क्या प्रॉब्लम थी? एक ही टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग रहा था। टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। एक्साइज का इनपुट इनपुट नहीं मिलता था वैट में, और वैट का इनपुट एक्साइज में नहीं मिलता था। सेंटर स्टेट की आपस में जुत्ता बजाई होती रहती थी। इनपुट आपस में एक दूसरे को एडजस्ट नहीं देते थे। सर्विस टैक्स और एक्साइज का इनपुट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। वैट का इनपुट, वैट का टैक्स जो कलेक्शन है सारा, वो स्टेट को देती थी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। अब ये हमारी बुक का आपको पेजेस दिखेंगे। ये हमारी बुक के अंदर से अब हमने कंटेंट आपके पास प्रेजेंट किया है बच्चों, जो आपके लिए पेपर में भी बड़ा यूजफुल रहेगा। इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चलिए जी, चैप्टर 1, व्हाट इज टैक्स। दोस्तों देखो, टैक्स है, गवर्नमेंट किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी देनी है, रेलवेज चलानी है, सब्सिडीज देनी है, लोगों को सब्सिडरी बेनिफिट्स देने हैं, फ्री राशन देना है राशन शॉप्स के माध्यम से। तो दोस्तों गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट किसान को एमएसपी देती है, उनसे मैंडेटरी अनाज उठाती है कि आप अनाज प्रोड्यूस करेंगे, हम अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सारा अनाज गवर्नमेंट को दे सकते हो। तो गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए, पैसा। ठीक है ना? ठीक है, वो गाना सुना था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। वही सरकार कह रही है, भैया पैसा हमको भी तो चाहिए। ठीक है, तुमको चाहिए, हमको भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? ए टैक्स इज डिफाइंड एज ए पिक्यूनियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन टैक्स। सर पूरा टैक्स याद था मुझे, यही क्वेश्चन याद नहीं था। और जो पास में बच्चा बैठा है ना सर, उसको आता था ये क्वेश्चन। उसके अंदर ब्रह्मा जी का रूप दिख रहा था सर उस टाइम। बस उसने जो बताया मैंने लिख दिया, अपना दिमाग नहीं लगाया। तो अपना दिमाग लगाना है दोस्तों पेपर के अंदर ना, ब्रह्मा जी की इतनी बातें नहीं माननी। A tax is defined as a pecuniary burden laid upon individuals or property owners to support the government. A payment exacted by legislative authority. जो टैक्स की पेमेंट है वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के थ्रू लगी हुई होनी चाहिए। ए टैक्स इज नॉट ए वॉलेंट्री पेमेंट। भैया आपकी मर्जी करे टैक्स दो, मर्जी करे ना दो, ऐसा कतई नहीं है। और डोनेशन बट एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आपसे जबरदस्ती लिया जाता है टैक्स। ठीक है, एग्जैक्टेड पर्सन टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उसके बैकिंग में दोस्तों होनी चाहिए, लेकिन टैक्स आपसे जबरदस्ती लिया जाता है इंडिया के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। रोड बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हर तरीके की पब्लिक सर्विस के लिए जो पैसा आपसे लिया जाता है, दैट इज टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? सर ये तो हमने कर लिया था। हाँ, एक बार जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज करते हैं ना बच्चों। Direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer. It will be levied directly on the taxpayer. ठीक है बच्चों, and paid directly to the government by the persons on whom it is imposed. जिसके ऊपर लगाया जाता है उससे गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट कर सकती है। It cannot be shifted to someone else. आप किसी और के ऊपर इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स, चिप्स आपको बेचा गया, टैक्स आपसे लिया गया, जमा कराया किसी और ने, टैक्स का बर्डन सामने वाले ने आपके ऊपर डाल दिया, शिफ्टेड। टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया अगले बंदे के ऊपर। इस सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इंपोज्ड इन इंडिया इज इनकम टैक्स। ऑब्वियसली इनकम टैक्स ही एक बड़ा माध्यम है इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स लगाने का। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, its incidence is borne by the consumers, जो एक्चुअल में आइटम को कंज्यूम कर रहे हैं, सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और द सर्विस, while the immediate liability to pay the tax may fall upon another person such as a manufacturer or provider of service or seller of goods.
एक्चुअल में उनको देनी है, लेकिन उन्होंने अपना बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट करके रिसीव करके गवर्नमेंट को जमा कराया। प्राइमरी लाइबिलिटी चिप्स बेचने वाले की है, लेकिन वो आपसे ले लेगा, ठीक है, आपसे टैक्स ले लेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। चिप्स लेने जो आएगा टैक्स वही देगा। सर आपको चिप्स बड़े पसंद है, हाँ बच्चों, मेरे बच्चे बड़े चिप्स खाते हैं, इसीलिए चिप्स ही चिप्स दिखते हैं हर दिन। छोटे बच्चे हैं, चिप्स ही चिप्स खाते हैं, हर रोज दिखते हैं। चिप्स का ही एग्जांपल चलता रहता है दिमाग में। ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्सेस, मतलब जो बंदा सर्विस या गुड्स कंज्यूम करेगा टैक्स भी वही देगा। दे आर रेग्रेसिव इन नेचर, ठीक है जी, बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। अब एक गरीब आदमी है बेचारा, वो कहता है सर मेरे पास तो पैसे बहुत कम है, मेरे को चिप्स पे टैक्स मत लगाओ। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे वैसे कोई चक्कर नहीं है भैया, इनकम टैक्स नहीं लगा रहे, जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, इतने का ही मिलेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। All the consumers, including the economically challenged, bear the brunt of the indirect taxes equally. ठीक है जी, indirect taxes are levied on consumption, जो कंज्यूम करेगा टैक्सेस वही देगा, एक्सपेंडिचर, प्रिविलेज और राइट, बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। आपका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर जीएसटी अलग से नहीं लिया जाएगा, जब आपने सेल की होगी ऑलरेडी तभी जीएसटी ले लिया होगा। अर्लियर ए नंबर ऑफ indirect taxes were levied in India, namely excise duty, customs, service tax, CST, VAT, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। इतने सारे टैक्सेस थे जिनको धीरे धीरे कंसोलिडेट किया गया और जीएसटी में लाया गया, लेकिन कुछ टैक्सेस अभी भी बचे हुए हैं। हाँ सर अभी भी कुछ बचे हुए हैं, हाँ कुछ टैक्सेस तो अभी भी बचे हुए हैं, हम आज ही की क्लास में उसको कवर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों पेपर के अंदर, आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर, टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स, फाइनल टैक्स पेयर आर द सेम। इसके अंदर अलग अलग होते हैं, टैक्स कलेक्ट किसी और से किया जाता है, जमा कोई और करता है। इसके अंदर टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के ऊपर टैक्सेस को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका नेट प्रॉफिट है, जिसकी इनकम है, उसी को ही गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है। is supposed to be shifted from taxable person to a different person, ये किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, becomes the final taxpayer, वो बंदा फाइनल टैक्स पेयर बन जाता है। एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है, मिस्टर वाई पेज इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, ही कैन नॉट शिफ्ट टू अनदर पर्सन, लेकिन मिस्टर वाई पेज जीएसटी टू गवर्नमेंट, ही इंक्लूड्स जीएसटी इन हिज बिल, रिकवर्स इट फ्रॉम कस्टमर एंड दस इफेक्टिवली शिफ्ट्स इट टू द रिसिपिएंट, वो रिसिपिएंट से ले लेता है और गवर्नमेंट के पास जमा करा देता है। अब वो नेचर ऑफ टैक्स, इट इज प्रोग्रेसिव बाय नेचर, जिसकी जैसी इनकम उसका वैसा टैक्स। इट इज रिग्रेसिव बाय नेचर, जबरदस्ती आपसे लिया जाएगा। दीज आर लिंक टू द पेइंग कैपेसिटी, ये पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। दीज आर नॉट लिंक टू द पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है, भैया चिप्स लेना है टैक्स दो। रिच पर्सन इज टैक्स्ड मोर एज कंपेयर टू पुअर पर्सन, लेकिन the poor or rich are equally impacted by this and hence consider regressive, ठीक है जी। Example, income tax is higher for persons belonging to higher income groups and lower for persons belonging to lower income groups. Tax on diesel consumed from Audi car owners to tractors, अगर आप Audi ले रहे हो तो भी सेम रेट पे डीजल मिलना है, आप टैक्स फार्मर हो और आपने ट्रैक्टर में अगर तेल डलवाना है तो भी सेम रेट मिलना है, equally applicable without considering the fiscal capability of the consumer. अब जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? कुछ लोग सोचेंगे 2017 में आया है, 2-3 साल पहले बनाया होगा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम दोस्तों ईयर 2000 से शुरू किया था। है सर 2000 ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने डिस्कस किया और 2017 में इंप्लीमेंट किया? हाँ बच्चों, इतना टाइम लग गया, लड़ाई झगड़ा आपस में। सर वैट भी नहीं आया था तब तक तो इन्होंने जीएसटी सोच लिया, सोचा तो था दोस्तों, ईयर 2003 में आया ना वैट भी। प्राइम मिनिस्टर नोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमेटी इन 2003, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स। टास्क फोर्स तो बना ही देते हैं ना, जीएसटी के ऊपर टास्क फोर्स बना के छोड़ देते हैं, ठीक है, करती रहेगी बेचारी काम। आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है।
Minister, Finance Minister Shri P. Chidambaram, while presenting the Union Budget, announced that GST would be introduced from 1 अप्रैल 2010. पहली बार जो ढंग से कोशिश की गई वो 1 अप्रैल 2010 को की गई, जिसमें पी चिदम्बरम जी ने बोला. Since then, GST missed several deadlines. उसके बाद बहुत सारी डेडलाइंस मिस की गई. 12 में ला रहे हैं, 14 में ला रहे हैं, 15 में ला रहे हैं, 17 में ला रहे हैं. ठीक है, 17 में तो खैर आई गया. Shrouded by the clouds of uncertainty. The task of ushering in GST however gained momentum. असली momentum आया 2014 में when the NDA BJP government tabled the constitution bill 2014 on GST in the parliament on 19 दिसंबर 2014. 19 दिसंबर 2014 को बीजेपी ने इसको डाला. ठीक है, लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2015, राज्यसभा 2016 में राज्यसभा से ये पास हो गया. उसके बाद भाई साहब स्पीड आ गई, 2017 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया. ठीक है जी, ये आप पढ़ सकते हो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है कि हर बार हर एक्ट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अलग डिबेट हो रही होती है. दोस्तों, जब आपको पता है कश्मीर का मुद्दा आज भी इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फाइट का मुद्दा है, कश्मीर किसका है. ठीक है, तब जम्मू के जो राजा थे ना, जो भी राजा थे, मुझे तो नाम भी नहीं पता, उन्होंने ये बोला था भैया हमारे ऊपर कोई भी एक्ट एप्लीकेबल करना होगा तो हमसे पहले कंसेंट अलग लेनी पड़ेगी. तो वो चीज आज भी चल रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर, लेकिन अब इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना के इस पे कंट्रोल जमाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो जीएसटी लॉ वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 8 जुलाई, मतलब 8 दिन लेट जीएसटी इसके ऊपर स्टार्ट हुआ. पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है जम्मू कश्मीर के ऊपर जीएसटी किस डेट से एप्लीकेबल हुआ. सर तोते उड़ जाएंगे, इतना खतरनाक क्वेश्चन 8 दिन लेट आया था, याद रखना दोस्तों. ठीक है जी, ये हमने एक छोटा सा चार्ट आपके लिए बनाया है. ठीक है, जीएसटी लॉन्च्ड 8 जुलाई को, जम्मू कश्मीर एक्सटेंडेड टू JNK एंड द जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूइंग. 2017 के बाद से जीएसटी कंटिन्यूअसली चल रहा है. आइए आगे बढ़ते हैं. जीएसटी से पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ये एक बिल्कुल पाथ ही चेंज कर दिया. सर्विस टैक्स, एक्साइज, किसका इनपुट किसको नहीं मिलेगा, सबका इनपुट अलाउ करेंगे ना. बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म ही कर दिया, विच क्रिएट अ नेशनल मार्केट. सबके लिए नेशनल मार्केट हो गई. कैसे सर, मुझे दिल्ली से माल यूपी भेजना था, 2% का लॉस होता था, यूपी वाले वेंडर्स को फायदा था. यूपी वाला वेंडर कहता था मेरे को तो कोई टैक्स लगता ही नहीं था, 2% का लॉस नहीं था, सिर्फ मैं वैट लगाता था. तो हुआ क्या, एक कॉमन नेशनल मार्केट मिल गई. सेम आइटम सेम रेट पे अब हर जगह मिलने लग गया. GST has subsumed multiple indirect taxes like excise duty, service tax, VAT, CST, luxury tax, entertainment tax, entry tax, etc. इन सबको इसने subsumed कर लिया, खत्म कर दिया 1 जुलाई 2017 से, और 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में. VAT and CST are often used interchangeably as the latter denotes comprehensiveness of VAT. France was the first country to implement VAT in 1954. ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, ये इजी है. अच्छा, एक पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं. अंडर डुअल सिस्टम, हमारे यहाँ पे दोस्तों डुअल सिस्टम ही है. कैसे डुअल सिस्टम है? अंडर डुअल सिस्टम जीएसटी इज लेविड बाय बोथ द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, सेंटर भी जीएसटी लगाता है, स्टेट भी जीएसटी लगाता है. इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर. यहाँ पे सेंटर और स्टेट का आपस में बड़ा कलेश है. अब बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट जीएसटी. 2016 के बाद से अब स्टेट्स ने अडॉप्ट करना शुरू किया, तो बिहार सबसे पहली स्टेट हुई. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिफरेंट. सेंट्रल में बीजेपी थी, जितना मुझे याद है शायद नीतीश कुमार जी की सरकार थी वहां पे, और वो बीजेपी के साथ अलायंस उस टाइम पे नहीं था. तब भी बिहार फर्स्ट स्टेट बनी. पेपर में क्वेश्चन आया व्हाई बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट जीएसटी, तोते उड़ जाएंगे. बिकॉज बिहार के अंदर खुद का प्रोडक्शन नहीं था, बिहार के अंदर कंजम्पशन थी. भाई चिप्स तो वहां भी लोग खाते थे ना, दाल रोटी सब वहां पे खाते थे लोग. तो क्या हुआ, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स पे हम शिफ्ट हुए. तो बिहार ने बोला अरे यार इससे तो मेरी बिहार स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा. पहले तो टैक्स मिलता नहीं था क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं था.
अब कंजम्पशन पे टैक्स लगेगा तो कंजम्पशन हमारे यहाँ जनता बहुत है, तो इसीलिए बिहार वाज द फर्स्ट स्टेप. बिहार इज अ स्टेट वेयर कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज हाई ड्यू टू इट्स हाई पॉपुलेशन. बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट द प्रोडक्शन इज वेरी लेस एज द इंडस्ट्रीज आर नॉट मच डेवलप्ड इन द स्टेट. इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं थी क्योंकि बिहार में चोरी डकैती ज्यादा थी दोस्तों, इसलिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता था, तो इंडस्ट्री नहीं लगती थी, रेवेन्यू नहीं आता था, आपस में लड़ाई झड़ाई मारपीट ज्यादा थी. So Bihar government acknowledged the benefits of GST for their state as it would lead to higher collection of taxes as compared to the previous tax structure. That's why Bihar was the first state to adopt GST. Now, concept of GST. Let us first understand the basic concepts of GST. Value added tax. देखो दोस्तों, जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसका जितना प्रॉफिट उसको उतने पे टैक्स देना है. ठीक है जी. जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सप्लाई दैट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट. अनलाइक एक्साइज ड्यूटी एंड वैट जो आपस में इनपुट एक्सचेंज नहीं करते थे, ये कंटिन्यूअसली इनपुट सभी को देती हुई चली जाएगी. जीएसटी ऑफर्स कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट from the producer's point up to the retailer's level, consumer's level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. तो cascading effect of taxes नहीं होता. इस पॉइंट को इसके साथ कीजिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Since only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax on tax or cascading of taxes under GST system. Why? वैट का सीएसटी का इनपुट नहीं मिलता था, दैट वाज नॉन वैटेबल. ठीक है जी. प्लस एक्साइज का इनपुट वैट में नहीं मिलता था, सर्विस टैक्स का इनपुट वैट में नहीं मिलता था, वैट का इनपुट एक्साइज में नहीं मिलता था, वैट का इनपुट सर्विस टैक्स में नहीं मिलता था. एक्साइज का सर्विस टैक्स में मिल जाता था क्योंकि वो दोनों टैक्सेस सेंटर के थे. ठीक है दोस्तों. तो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बहुत था. मल्टीपल रिटर्न्स थी एक ऑप्शन, वो भी आप लिख सकते हो. बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर. द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड. सप्लायर को हर स्टेज पे इनपुट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट, कैसे मर्जी हो, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड कैन सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेड बाय हिम. ठीक है जी. वो इनपुट ले लेता था और आउटपुट से एडजस्ट कर देता था. Thus only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with set off of benefits at all the previous stages. Set off का benefit हर stage पे दोस्तों मिल जाता था. ठीक है जी. कंजम्पशन टैक्स इट्स मींस दैट द टैक्स इज अल्टीमेटली बोर्न बाय कस्टमर्स. ऑब्वियस सी बात है, जहां कंजम्पशन वहीं टैक्स, उसी स्टेट के पास टैक्स. नॉट बाय सप्लायर्स. सप्लायर्स को कोई बर्डन नहीं था क्योंकि प्रोड्यूसर जितना टैक्स लगाता था आगे डिस्ट्रीब्यूटर को इनपुट मिल जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर जितना टैक्स लगाता था वो रिटेलर को इनपुट मिल जाता था. बिजनेस एंटिटी एक्ट एज कलेक्टर ऑफ टैक्स ऑफ गवर्नमेंट. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट. जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन. वैट में क्या था, जहां से माल की मूवमेंट स्टार्ट हुई, रेवेन्यू वैट का उसी स्टेट के पास जाता था. अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, मैंने क्यों आपको वो दो क्लासेस दी. आपको चाहता तो सीधा यहां से भी पढ़ा सकता था, लेकिन समझ नहीं आता. अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा. जिन बच्चों ने वो दो क्लासेस मिस करी है, पहले वो लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इट्स रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द destination jurisdiction where the goods or services are ultimately consumed. जहां पे कंजम्पशन होगी उसी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा. प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहां से माल चला, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यहां पे माल कंज्यूम हुआ. अगर ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स यानी कि पुराना टैक्स होता तो सारा टैक्स इस गवर्नमेंट के पास जाता. इसके पास टैक्स नहीं जाता, चाहे कंजम्पशन इसकी स्टेट में हो रहा हो. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में क्या होता है दोस्तों, इस के पास कोई टैक्स नहीं बचेगा एंड सारा टैक्स इसके पास जाएगा.
फेयर इनफ दोस्तों, मतलब मेरे हिसाब से कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इज गुड, और होना भी यही चाहिए एक डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर। हमें बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। पहले के वैल्यू एडिड टैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम की जो इल्स थे, जो बुरे प्रभाव थे, उसको चेंज करना था। दैट्स व्हाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज रिक्वायर्ड इन इंडिया। डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडिड टैक्सेशन सिस्टम। सर आज तो बिल्कुल थ्योरी चल रही है क्लास में बच्चों, लेकिन ये थ्योरी भी अगर आपने पीछे वाली 2 क्लासेस का प्रैक्टिकल किया होगा तो ही अच्छे से समझ में आएगी। डेफिशिएंसी इन द वैल्यू एडिड, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी बताइए बच्चों, अब आप खुद भी बता सकते हो। सर डबल टैक्सेशन हो जाता था, एक ही टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग जाता था, क्योंकि एक्साइज वैट का आपस में इनपुट नहीं मिलता था, सर्विस टैक्स वैट का इनपुट आपस में नहीं मिलता था। Despite the introduction of principle of taxation of value added in India at the central level, central excise, and at the state level VAT, its application always remains piecemeal and fragmented on account of the following reasons. इन problems की वजह से पहले के tax structure में problem थी। Certain transactions were subject to double taxation and were taxed as both goods and services, since under the earlier regime distinction between goods and services was often blurred. चलिए एक बात बताइए, एक और प्रॉब्लम जागी। आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, ठीक है जी, आप गए जी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्या लगता था वैट लगाना चाहिए? खाना तो गुड्स है। अरे वो शेफ जो बेचारा बढ़िया सर्विस बना के आपके लिए बढ़िया खाना बना रहा है, क्या सर्विस टैक्स लगना चाहिए था? वैट, सर्विस टैक्स। वैट वालों ने भी केस लगा दिया बेचारे का, सर्विस टैक्स वालों ने भी केस लगा दिया, हमको सर्विस टैक्स चाहिए, हमको वैट चाहिए, दोनों ने केस लगा दिया। उसमें इतना बवाल हुआ दोस्तों, दोनों को कुछ कुछ शेयर निकालना पड़ा। भाई अगर रेस्टोरेंट है तो इतना वैट लगेगा, इतना सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है जी। अब एक और चीज आई, सॉफ्टवेयर। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वेदर सॉफ्टवेयर इज ए गुड्स और सर्विस। वैट वाले भी खड़े हो गए, मुझे भी चाहिए रिवेन्यू, सर्विस टैक्स वाले भी खड़े हो गए, मुझे भी चाहिए रिवेन्यू। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 2010 के अंदर आया और बवाल मचा गया। सर्विस टैक्स वाले बोले हमको सर्विस टैक्स चाहिए, वैट वाले बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो वो अर्लियर सॉफ्टवेयर, देखिए लिखा भी हुआ है, अर्लियर सॉफ्टवेयर वाज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट, के ऊपर दोनों लगते थे, डबल टैक्सेशन हो जाता था। SANVAT did not include, अगला पॉइंट, SANVAT did not include chain of value addition in the distributed trade after the stage of production. Similarly, in the central state level, SANVAT load on the goods was not removed, क्योंकि क्योंकि एक्साइज का इनपुट नहीं मिलता था। This led to cascading of taxes. Under the earlier tax regime, if goods were manufactured for 1000 and excise duty was payable at 12.5%, एक्साइज ड्यूटी 12.36% हुआ करती थी, एंड वैट वाज पेबल एट 14.30। आप देख रहे हो कितना टैक्सेस थे। द बिलिंग वाज बीइंग डन एज अंडर, असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स वाज 1000, 1000 रुपए की वैल्यू, 1000 रुपए के ऊपर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाई 125 रुपए, टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट 1125 रुपए, वैट 14.30 लगाया 1125 रुपए के ऊपर, 160 रुपए वैट हुआ, टोटल इनवॉइस बन गई 1285 रुपए। अब आप समझ पा रहे हो कि इसके ऊपर भी इन्होंने वैट लगा दिया, which gave rise to cascading effect of taxes. Though SANVAT and state level VAT were essentially value added tax, set off of one against the credit of another was not possible. इसका इनपुट इससे यूज नहीं हो सकता था, मतलब एक्साइज का इनपुट वैट में इनपुट में नहीं, एक्साइज का इनपुट वैट में नहीं मिलेगा। As SANVAT was a central levy and state level VAT was a state levy, सेंट्रल और स्टेट का आपस में सामंजस्य नहीं था। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल बॉडीज in the state VAT such as luxury tax, entertainment tax for a single transaction. Multiple taxes in multiple forms were required to be paid. लग्जरी टैक्स की अलग रिटर्न जाएगी, एंटरटेनमेंट टैक्स की अलग रिटर्न जाएगी, वैट की अलग जाएगी, एक्साइज की अलग जाएगी, सर्विस टैक्स की अलग जाएगी, और भी कोई टैक्सेस होंगे स्टेट वाइज उनकी अलग जाएगी। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, इन दोनों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं था।
एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्स बेस, सर्विसेज का सिर्फ रेवेन्यू सेंटर के पास जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1994 में सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू है वो स्टेट के साथ नहीं बांटा। Exclusion of services from the tax base of the states potentially eroded their tax buoyancy. Cascading of taxes on account of non-vettable CST, जो आप interstate sale करते थे, and inclusion of SENVAT in the value for imposing VAT. ठीक है जी। Under the earlier tax regime, if a dealer in Delhi purchases goods under the earlier tax regime, if a dealer in Delhi purchases goods from a manufacturer in Punjab for rupees 1000 plus 20% प्लस 20 रुपए 2% CST, क्योंकि 2% का CST उसने सी फॉर्म दे दिया होगा, हम ये मान रहे हैं, एंड सेल्स गुड्स विद इन दिल्ली फॉर रुपीज 1200, द आउटपुट टैक्स रेट ऑन सेल्स इज 12.5% एंड हेंस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज 150। क्रेडिट ऑफ दिस 20 रुपीज इज नॉट अलाउड while making payment of 150, hence the dealer has to pay 150 as VAT. GST एक रामबाण हथियार प्रूव हुआ इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेन ऑफ सेट ऑफ देगा आपको, सबको इनपुट अलाउ करेगा, चाहे आप इंटरस्टेट सेल करो, कोई सी फॉर्म एफ फॉर्म कोई फॉर्म का लफड़ा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, पढ़ लेना आप, ये बहुत इजी है। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी हैज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया डुअल जीएसटी, क्योंकि स्टेट्स ने अपना रिवेन्यू खोया, सेंटर ने अपना रिवेन्यू खोया, तो दोनों को रिवेन्यू चाहिए, तो इट्स अ डुअल जीएसटी। ठीक है बच्चों, जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया डुअल स्ट्रक्चर मॉडल, दैट इज सेंटर एंड द स्टेट्स। Simultaneously levy GST, collect and administer GST. Now the center also has the power to tax intra-state sale. अगर लोकल भी माल बिक रहा है तो भी सेंटर को भी रिवेन्यू मिलेगा, स्टेट को भी रिवेन्यू मिलेगा। इंटर स्टेट बिका है, सेंटर को तो मिलेगा ही मिलेगा, जिस स्टेट में कंजम्पशन हुई है उस स्टेट को भी रिवेन्यू मिलेगा। एंड स्टेट्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सर्विसेज, स्टेट्स के पास सर्विसेज को भी टैक्स लगाने का ऑप्शन आ गया, क्योंकि स्टेट्स को पहले सिर्फ गुड्स की सेलिंग पे रिवेन्यू मिलता था। GST extends to whole of India including the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। ये सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, क्या आउट ऑफ इंडिया लिखा है क्या? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, क्या आउट ऑफ इंडिया लिखा है? तो यानी कि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया कुछ भी काम हो रहा है तो क्या जीएसटी मिलेगा? आइए देखेंगे धीरे धीरे करके अगली क्लासेस में। GST is a destination-based tax applicable on all transactions, including supply of goods or services or both, for a consideration subject to exceptions। क्या exceptions है जी? GST in India comprises of intrastate supplies, interstate supplies। ठीक है जी, intrastate बोले तो same state, same state, same state, same state, एक ही स्टेट के अंदर अगर माल बेच रहे हो तो इंट्रास्टेट सप्लाईज है। ठीक है जी, अगर दो स्टेट इन्वॉल्व है, दिल्ली हरियाणा, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये 4 टैक्सेस हैं। ठीक है दोस्तों, लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद लेजिस्लेचर। प्लीज नोट, एसजीएसटी उनको मिलेगा जिनके पास खुद के लेजिस्लेचर्स हैं। हमारे पास यूनियन टेरिटरी के 2 पार्ट हैं, एक विद लेजिस्लेचर, एक विदाउट लेजिस्लेचर। दिल्ली इज ए स्टेट बट ये है यूनियन टेरिटरी बट विद ए लेजिस्लेचर। समझ में आया बच्चों? दिल्ली, वाई दिल्ली इज ए स्टेट? दिल्ली में यूटीजीएसटी क्यों नहीं लगता? एसजीएसटी, आप बिल लोगे तो यूटीजीएसटी नहीं लिखा होता, वहां पे एसजीएसटी लिखा होता है। वाई? बिकॉज इट इज ए यूटीजीएसटी विद ए लेजिस्लेचर। अगर उसके पास लेजिस्लेचर है तो वहां पे लगेगा एसजीएसटी। ओके, दैट्स व्हाई दिल्ली के अंदर यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद एसजीएसटी लगता है। यूनियन टेरिटरी लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर नहीं है उनके अंदर यूटीजीएसटी लगता है।
इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज के अंदर क्या लगेगा दोस्तों, आईजीएसटी, और इसको कुछ पार्ट सेंटर अपने पास रखेगा, कुछ स्टेट्स में डिवाइड कर देगा। ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऑब्वियसली आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रेट। आईजीएसटी का रेट जो होगा वो सीजीएसटी का रेट प्लस एसजीएसटी का रेट होगा, या यूटीजीएसटी, वट एवर द केस में बी। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या है, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर जिसने माल बेचा एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में माल बिक रहा है, इसको हम डिटेल में करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना अभी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, पूरा डिटेल में करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। फर्दर वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, अगर दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व हैं, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है, इट इज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है जी, ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, अब ये करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को लगेगा ये बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, सर तो आज बड़ी बोरिंग सी क्लास दे रहे हैं, लेकिन ये अगर आपने 2 क्लास ली हुई है तो आपको दोस्तों मैं मानता हूं समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना समझ आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज जरूर तब भी बताना कि सर नहीं आ रहा समझ में। अच्छा जी, देयर आर 35 जीएसटी एक्ट्स इन इंडिया। सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 फॉर लेविंग एसजीएसटी, 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके लेजिस्लेचर बने हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी। बाकी जो यूटीजीएसटी हैं उनके विदाउट लेजिस्लेचर है। तो यूटीजीएसटी फॉर लेविंग, यूटीजीएसटी इन 5 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लद्दाख। इन 5 का एक एक्ट है, एक एक्ट है यूटीजीएसटी का, इन सबके ऊपर एक ही एक्ट लगा हुआ है, अलग अलग एक्ट नहीं लगे हुए। तो चेक करते हैं 35 एक्ट कैसे हुए। एक हुआ सीजीएसटी एक्ट, 28 हुई स्टेट्स, 28 और 1 29, 3 हुई यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, 29, 30, 31, 32, एक बनी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। 1 यूटीजीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। तो 28 जमा 3 31 और 1 32 और 1 33। सर 2 कहां रह गई, आइए 2 और देखते हैं अगले पेज पे। एक बना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट फॉर लेविंग आईजीएसटी। अरे सेंटर के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों एक्ट हैं, ठीक है जी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट फॉर लेविंग जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये क्यों लगाया गया दोस्तों, कुछ एक प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी के कंपनसेशन सेस लगाने जरूरी थे, नहीं तो सेंटर और स्टेट की सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रही थी, इसलिए कुछ कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट लगाया, और कंपनसेशन उनको कुछ स्टेट्स को एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए जिनके लॉस ऑफ रेवेन्यू ज्यादा हो रहे थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई करना है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये एक वर्ड है एचएसएन। गुड्स के लिए यूज होती है दोस्तों एचएसएन, सर्विस के लिए यूज होती है एसएसी। एसएसी की फुल फॉर्म होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर द जीएसटी। A new scheme of classification of services has been devised, wherein the services of various description have been classified, headings and groups। अब क्या होता है दोस्तों, 8 ग्रुप की कोडिंग होती है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर की एक कोडिंग दी गई 25, फर्नीचर की कोडिंग दी गई मान लो 25, ये हो गया इसका चैप्टर। उसके बाद आई हेडिंग, भाई क्लासरूम फर्नीचर, एक एग्जांपल के तौर पे क्लासरूम फर्नीचर के बाद और डिवीजन क्या हुआ इसका, बेंच। बेंच के अंदर भी और कुछ डिवीजन हो सकता है इसका, 2 सीटर 1 सीटर। तो ये 2 4 6 8, ये 0 1 था,
तो ये 8 डिजिट की कोडिंग सिस्टम को हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN कोड कहा जाता है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने ना बहुत पहले से एक्साइज के टाइम से बाहर किसी कंट्री की उठाई और एज इट इज कॉपी मार दी, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, हर जगह बिकते हैं वही गुड्स, दूसरी कंट्री में बिक रहे हैं वही गुड्स इंडिया में बिक रहे हैं, तो उन्होंने उठाया, कॉपी किया एंड पेस्ट, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए अब यहाँ पे लिखा है a new scheme of classification of services have been devised. Service have been devised wherein the services of various descriptions have been classified under various sections, headings and groups. Each group consists of various service codes, tariff, SSC, Service Accounting Code. अब पेपर में क्वेश्चन आया डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म ऑफ SSC, हम तो पढ़ते ही नहीं सर ध्यान से, ऊपर से बाउंसर, तो बाउंसर नहीं मारना, SSC की फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड, is used for classifying the services under the GST like HSN for goods. So harmonized system of nomenclature is used for goods, SAC is used for services. तो अब कोई भी बंदा पूछे ना कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज को आप डिवाइड कैसे करते हो सर, HSN कोड आते ही साथ दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये गुड्स की बात हो रही है, SAC की बात होते ही साथ दिमाग क्लिक करना चाहिए सर ये सर्विसेज की बात कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम वो प्राणी है जो ये कहते हैं भैया हम कंप्लायंस नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह हमारे बस की नहीं है, ध्यान रखना। इसमें कौन फॉल करते हैं, जिनके पास न्यूमरस क्वांटिटी और न्यूमरस आइटम्स होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जो आपके यहाँ राशन की दुकान है दोस्तों, राशन की दुकान वालों को दिक्कत क्या आती है, दिक्कत क्या आती है सर सुनो, टूथब्रश भी रखा हुआ है दुकान पे, टूथपेस्ट भी रखा हुआ है, ठीक है, दालें भी रखी हुई हैं, और MDH के मसाले भी रखे हुए हैं, और XYZ के मसाले भी रखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हर आइटम का टैक्स का रेट निकालना करना सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। वो लोग कहते हैं भैया हमको कोई इजी सी टेक्निक बता दो, तो उसके लिए क्या टेक्निक बनी थी, कंपोजिशन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल बिजनेसेस। कुछ टर्नओवर की लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आपने टर्नओवर कर दिया तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर्स ऑफ फूड आर्टिकल्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज। सर इंटरस्टेट क्यों नहीं अलाउ किया, आएंगे जब हम कंपोजिशन स्कीम पूरा पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, आपको समझ में आएगा तब क्यों अलाउ नहीं किया। ए सिंपलर मेथड ऑफ पेइंग टैक्सेस इज प्रिस्क्राइब्ड known as composition levy. Composition levies is allowed only in local sales. Interstate sales not allowed. या अभी बता दूं, चलो थोड़ा सा अभी बता ही देते हैं। कमेंट करो, कमेंट करो बच्चों, ठीक है, मैं बता रहा हूं, कमेंट चाहिए मुझे लेकिन एक आपसे, ठीक है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में करें क्या, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपोजिशन स्कीम, पेन चेंज कर लूं, लाओ जी पेन चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा कोई रेड कलर का पेन कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, कंपोजिशन स्कीम के अंदर दोस्तों रिड्यूस्ड रेट लगता है आपके आइटम के ऊपर। मान लो अगर 18% GST का रेट है तो कंपोजिशन के अंदर हार्डली 1% GST का रेट होगा, आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा, फ्लैट 1% टैक्स दो, ना कोई इनपुट का रिकॉर्ड रखो ना कोई आउटपुट का रिकॉर्ड रखो, जितनी सेल काट रहे हो उसका फ्लैट 1% दो। अब दिल्ली से माल अगर मैं दिल्ली में बेचूं तो दिल्ली सरकार कहती है भाई इस बंदे ने जब माल खरीदा था तब भी तो 18% का टैक्स दिया होगा ना, इनपुट भी तो छोड़ रहा है ना ये बंदा, तो दिल्ली सरकार ने बोला ठीक है भाई 1% टैक्स मिल रहा है मुझे, ओके है, 18% का इनपुट इसने नहीं लिया, छोड़ दिया कंपोजिशन स्कीम के अंदर, और 1% सेल पे और दे दिया, तो दिल्ली सरकार बोली ओके है। लेकिन दिल्ली से माल चला गया यूपी में, दिल्ली सरकार ने कहा भाई मेरे को तो ओके है, 18% का GST मिल गया, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यूपी की सरकार को मिला 1%। यूपी की सरकार बोली हमने क्या चूड़िया पहन रखी है, हाँ ये कोई तरीका है, 18% का GST उसको दे दिया, 1% का हमको दे रहे। तो यूपी की सरकार खड़ी हो गई, भाई साहब हम नहीं देंगे, हम नहीं कंपोजिशन स्कीम में इंटरस्टेट बेचने देंगे। अच्छा अब एक और चीज समझते हैं इसी के अंदर, क्या कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर
दिल्ली से माल यूपी में आ रहा है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली वाला बंदा नॉर्मल डीलर था, उसने 18% पूरा जीएसटी लगाया। यूपी वाला कंपोजिशन डीलर था और उसने माल खरीदा दिल्ली वाले डीलर से, 18% का जीएसटी लगाया। यूपी की सरकार के पास कितना रेवेन्यू चला गया? अब इसने 1% लगाया और यूपी के ही एक बंदे को कंपोजिशन स्कीम में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, दिल्ली की सरकार ने 18% का जीएसटी लगवाया और कंजम्पशन दिखाई, यूपी की सरकार के पास आईजीएसटी लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवेन्यू दे दिया यूपी की सरकार को। तो अगर ये कंपोजिशन डीलर इंटरस्टेट से परचेज कर रहा है तो क्या किसी को कोई परेशानी? आंसर इज नो। तो इंटरस्टेट परचेज इज अलाउड, इंटरस्टेट परचेज इज अलाउड बट इंटरस्टेट सेल इज नॉट अलाउड फॉर कंपोजिशन डीलर्स। तो डीलर्स जो कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है वो इंटरस्टेट माल खरीद सकते हैं लेकिन इंटरस्टेट माल बेच नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर अगर आपका बढ़ गया तो। वो थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या है वो सब हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से इसको कवर कर रहे हैं। क्या लगता है दोस्तों, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट तो देनी चाहिए ना कि इतना टर्नओवर अगर हो तो जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मे भी 5 लाख, मे भी 10 लाख, मे भी 20 लाख। तो गवर्नमेंट ने ये बात समझी, यार छोटा ट्रेडर है, 10 लाख तक का टर्नओवर है बेचारे का साल का, उसको क्या जीएसटी नंबर लेके कंप्लायंस करवाएं? ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप इन स्टेट्स में हो, इन स्टेट्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो गुड्स की और सर्विस की, तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने टर्नओवर तक? 10 लाख रुपए तक। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए तक है तो आपको कोई जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। याद करने के लिए हमने किसी टीचर से कॉपी किया है दोस्तों, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। नागमणि तेरा पूरा मजा, दीपक गुप्ता जी एक टीचर है इनडायरेक्ट टैक्स, जिनसे मैंने क्लासेस ली थी, उनका ही बनाया हुआ ये कॉन्सेप्ट था। मैंने तो खैर एक्साइज पढ़ा था, हमारे टाइम पे एक्साइज होता था, तो हमारे टीचर है वो, उनसे हमने सीखा है, गुरुजी है हमारे। नागमणि तेरा पूरा मजा, ये याद करने के लिए नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, अगर इन 4 स्टेटों के अंदर आप काम कर रहे हो तो 10 लाख रुपए से ऊपर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर है, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात हो रही है। ये हमारा एक दोस्त है सुम्मत प्रसाद, SUMAT सुम्मत प्रसाद का P ओनली, 1 2 3 4 5 6 स्टेट है टोटल। सुम्मत ने बोला सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश मिलता जुलता नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश, जो छोटे इलाके हैं ना दोस्तों, जहां पे बिजनेसेस बहुत कम है, वहां पे टर्नओवर की लिमिट भी बहुत कम रखी गई है। जो बड़ी सिटीज हैं, दिल्ली, हरियाणा, वहां पे टर्नओवर की लिमिट भी ज्यादा है। छोटे स्टेट से गवर्नमेंट कहती है भाई इतना अचीव कर लोगे तो जीएसटी नंबर तो ले लो, आपने तो बहुत एक सब्सटेंशियल अमाउंट हमारी नजरों में कर दिया है क्योंकि ये एक छोटी स्टेट है। तो 20 लाख रुपए तक का अगर टर्नओवर है तो आपको इन स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये दोस्तों अभी मैं ऊपर ऊपर से कवर कर रहा हूँ, इसको डिटेल में हम करने वाले हैं अगली क्लासेस में। स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अगर आप खाली सर्विसेज में डील करते हो तो 20 लाख रुपए, एंड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों बेच रहे हो तो 20 लाख का, अगर आप खाली सर्विस कर रहे हो तो 20 लाख का, और अगर आप खाली गुड्स कर रहे हो तो 40 लाख रुपीस का। अगर इतने तक का टर्नओवर है तो बाकी सभी स्टेट्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर इनसे टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। हाउएवर इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, वो भी हम कवर करेंगे दोस्तों।
एग्जाम्पशंस दोस्तों, कुछ एक आइटम्स के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है। वाई एग्जाम्पशन? स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए, अपार्ट फ्रॉम ग्रांटिंग रिलीफ टू स्मॉल स्केल बिजनेस, द लॉ आल्सो कंटेन्स प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग एग्जाम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। राइस है, एनजीओ है, कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं, सर्विसेज हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस देती है, गुड्स के ऊपर भी, सर्विसेज के ऊपर भी। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। Since GST is a destination-based tax, revenue of SGST accrues to the consuming states. SGST किसके पास जाएगा? जो goods consume हो रही है जिस स्टेट में। Interstate supplier in the exporting state is allowed to set off the available credit against the IGST payable. ये दोस्तों हम धीरे धीरे करके करेंगे क्लासेस में, इसको मैं अभी आपको छुड़वा रहा हूं, इसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी इस लेवल पे आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम इसको कवर करेंगे। उसको दोस्तों हम बाद में कवर करेंगे। जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी की वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है? जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल इज www.gst.gov.in, ए वेबसाइट मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन, पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन? सर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर? हाँ बच्चों, हाँ, पेपर में तो कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। जब दिमाग के घोड़े खुलेंगे पेपर के अंदर, सर ने सिखाया था कि जीएसटीएन के फंक्शंस क्या होते हैं, पर हम लोगों के पास तो किसी का कॉल आ गया था, हमने वहां पे कॉल कर लिया, हम बिजी हो गए और क्लास मिस कर दी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ए होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, ये पहली बात, सारी की सारी गवर्नमेंट की कंपनी है। सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द टैक्स पेयर एंड ए कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के रिवेन्यू को आपस में मैनेज करने के लिए एक जीएसटी कॉमन पोर्टल इन्होंने बनाया, जिसके ऊपर हम टैक्स जमा कराते हैं और पीछे से गवर्नमेंट में आपस में डिवाइड होता है। द जीएसटी पोर्टल इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट। ऑब्वियस सी बात है, बिना इंटरनेट के कैसे चलेगा? बाय टैक्स पेयर्स एंड देयर सीएस। द फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन इंक्लूड, आ गया ना सर क्वेश्चन? फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन लेगा बंदा, उसके बाद क्या करेगा? चलो दिमाग से काम करो सर बच्चों। जीएसटी पोर्टल के ऊपर मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मेरा टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर पहुंच गया, मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी की रिटर्न डालूंगा, रिटर्न डालते हुए टैक्स की पेमेंट करूंगा। टैक्स की पेमेंट होने के बाद वो रिस्पेक्टिव सेंटर और स्टेट में डिवाइड होगी। ठीक है, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराएगा आपका। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को आपकी जीएसटी की रिटर्न्स भेजेगा। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपस में जो भी सेटलमेंट करनी है सेंटर और स्टेट्स के बीच में वो करेगा। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, जो आपने टैक्स की पेमेंट करी है उसको मैच करेगा, हाँ भाई पक्का पहुंच गई है ना मेरे पास। गवर्नमेंट को एमआईएस रिपोर्ट देगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, कि कितना टैक्स का रिवेन्यू इस महीने कलेक्ट हुआ है। हर महीने एक नोटिफिकेशन आती है कि इतना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ है। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, कि ये टैक्स पेयर प्रोफाइल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब की डिटेल देगा। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फर्निशिंग वे बिल, ई वे बिल। दोस्तों जब भी कभी गुड्स की मूवमेंट होती है तो उसके साथ ई वे बिल कटता है, ये भी हम कवर करेंगे, ये भी ये फैसिलिटी देता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, दोस्तों जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है उसके लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, ये उसको भी बताएगा। ठीक है, ये उसको भी मैनेज करेगा। जीएसपीज एएसपीज, दोस्तों क्या है, जैसे आपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर इनकम जीएसटी की रिटर्न अपलोड करनी है, तो आपने क्या किया, टैली से एक जेसन निकाली और अपलोड कर दी पोर्टल के ऊपर। तो टैली इज ए जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर एएसपीज, वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो जीएसटी की लैंग्वेज के अंदर आपके डाटा को पंच करके अपलोड करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो GSTN has enabled certain IT enabled services and financial technology companies to be called GST सुविधा providers। पेपर में क्वेश्चन आया, हुआ GST सुविधा प्रोवाइडर्स, भैया जो हमारे डाटा को कंप्रेस करके GSTN के फॉर्मेट में लेके जाते हैं और अपलोड करने में हमारी हेल्प करते हैं और जीएसटी से रिलेटेड सारी कम्युनिकेशन हमें इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, दे आर नोन एज जीएसपीज। Have the capability to develop applications to be used by taxpayers for interacting with the GSTN। वो एप्लीकेशंस देंगे जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो विद जीएसटीएन। दे फैसिलिटेट द टैक्सपेयर्स इन अपलोडिंग इनवॉइस, इनवॉइस को अपलोड करने में
return filing and act as a single stop shop for GST related services. GSP is an additional channel being made available for facilitating the taxpayers for performing some of the functions, and use of their service is optional. Compensations. It is a specified rate imposed on the specified luxury items. फॉर्चुनर, मुझे तो स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम में फॉर्चुनर ही याद आती है, उसके ऊपर बहुत तगड़ा टैक्स है दोस्तों। और डीमेरिट गुड्स, गवर्नमेंट नहीं चाहती आप ये डीमेरिट गुड्स खरीदो, लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स एक्सेट्रा, कंप्यूटेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्या ये टैक्स के ऊपर लग रहा है या टैक्स के ऊपर ये नहीं लग रहा है, ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लग रहा है दोस्तों। मतलब एक तो हो गया, मान लीजिए, ठीक है, बेसिक जीएसटी टोटल। अब सेस किसके ऊपर लगेगा, मान लीजिए 10% सेस है, वो इसके ऊपर लगेगा, ना कि इसके ऊपर लगेगा। सरचार्ज नॉर्मली दोस्तों टैक्स के ऊपर लगता है, सरचार्ज इज नॉर्मली लेविड ऑन टैक्स बट सेस इज लेविड ऑन बेसिक वैल्यू, ठीक है जी। इट इज लेविड टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट, स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से जो उनका लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए ये लगाया जाता है। इनिशियली ये 5 साल तक लगाया गया था, 30 जून 2022 तक, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2026 तक। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम प्रॉपर इसके ऊपर की जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर नहीं लग रहा है, अगले लेक्चर में हम इसको कवर करने वाले हैं। आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज 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 अपने कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सब बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज थ्योरी और प्रैक्टिकल की मिल सके। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.